Welcome friends. Today we will discuss in PYQ series 2022 GS Polity Prelims answer key with explanation. Now let's start. Now first question है कि consider the following statements. आपको चार स्टेटमेंट दिए, नीचे चार ऑप्शन है. क्वेश्चन है which of the following statements are correct. So please read the questions carefully. जैसा मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चंस भी केयरफुली देखना है एज वेल एज ऑप्शंस भी. अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, Contempt of Courts Act 1971 was passed. ये सही है स्टेटमेंट? यस. सन्याल कमेटी अपॉइंट की गई थी, इससे पहले 61 में उसके तहत ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 पास किया. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इज इट ट्रू? यस. आर्टिकल 129 वगैरह हमने ऑलरेडी देखा है क्लासेस में. व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? That means criticizing court in such a manner that common man's faith in judiciary may affect in a negative manner. That is, you are showing disrespect or disregard to court's order. अब third है, Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. Now this is the main thing. Have you ever came across the word कि ये है civil contempt का definition और ये है criminal contempt का definition in the constitution? नहीं. कल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन करेंगे आप? तो थर्ड स्टेटमेंट आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि डेफिनेटली गलत है. सिर्फ पहला सही है, दूसरा सही है, बट थर्ड गलत है. अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे एंड इफ यू गो फॉर मेथड ऑफ एलिमिनेशन, थर्ड यहां पे मतलब ये चला गया, थर्ड यहां पे मतलब ये भी चला गया, मतलब आपका आंसर काफी नजदीक आ रहा है. अब चौथा देखते हैं. In India, the parliament is vested with the power to make the laws on contempt of court. Now suppose assume करते हैं आपको पता भी नहीं, बट आपको इतना तो पता है कि भारत में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है. और ऊपर ही आपने लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट. तो एक्ट बनाने का अधिकारी किसके पास है? पार्लियामेंट. सो अगर एक स्टेटमेंट सही है तो चार भी तो सही होना चाहिए. That itself means आंसर आता है आपका 1, 2 and 4. B 1, 2 and 4. क्वेश्चन सिंपल था, जस्ट आपको ठीक तरह से पढ़ना जरूरी है. सेकेंड, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग एडवोकेट्स के बारे में. पहला स्टेटमेंट है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स है प्लीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट. ना एडवोकेट कौन होता है? जो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, कहां पे? कोर्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑब्वियसली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन. नाउ बट कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेजिग्नेशन एज एडवोकेट. क्या ये सही है क्या? यस. पेटेंट अटर्नी तो कोई भी हो सकता है, इसके लिए नेसेसरी नहीं कि इंजीनियर वगैरह भी हो सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है. बट डोंट यू थिंक गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एडवोकेट होता है क्या? यस, यहां तक ठीक है. बट कॉर्पोरेट लॉयर का भी तो लीगल फर्म हो सकता है, लॉ फर्म. That itself means आधा सच है आधा झूठ, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. अब दूसरा है बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज. मतलब बार काउंसिल के पास ये पावर है रिगार्डिंग लीगल एजुकेशन एंड लॉ कॉलेजेस के बारे में. क्या ये सही है क्या? अज्यूम करते हैं सर हमने तो ये लक्ष्मीकांत में पढ़ा नहीं था. अरे बट भाई, हम लोग हमेशा नीट की चर्चा तो करते हैं. नीट किसके लिए एंट्रेंस है? मेडिकल के लिए एंट्रेंस है. सो मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपने एक बॉडी का नाम तो हमेशा सुना होगा, क्या? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. सो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हर एक जगह पे एक बॉडी है. सो मेडिकल एडमिशन के लिए और मेडिकल ये गवर्न करने के लिए कौन है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. इंजीनियरिंग के लिए अलग है. सो ऑब्वियसली लॉ के लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया. मतलब थोड़ा लॉजिक लगा के तो पता चलता है स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. और अगर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है तो आंसर आएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 3 स्टेटमेंट्स दिए आपको. पहला स्टेटमेंट है अ बिल रिगार्डिंग अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्वेश्चन है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई भी बिल होगा तो क्या उसके लिए प्रेसिडेंट का परमिशन लगता है क्या? ये क्वेश्चन है. दूसरा है when constitution amendment bill is presented to president of India, it is obligatory
वर्ड देखो, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। नाउ लिसन केयरफुली, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मतलब कौन सा है? आर्टिकल इज 368। अमेंडमेंट क्यों करना होता है आपको? बिकॉज समय के साथ आपकी जरूरतें बदल सकती है देश की, तो कुछ प्रोविजन नई ऐड हो सकती है, डिलीट हो सकती है, कुछ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। लेकिन पहला जो ये स्टेटमेंट है कि वहां पे कहा है कि अमेंडमेंट के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट लगता है क्या? आंसर इज नो, इसके लिए कोई प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ये क्या मनी बिल नहीं है। सो ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाओगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा और ये भी चला जाता है। सो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलता है 2 and 3। दैट इटसेल्फ मींस पेपर आप ठीक तरह से सॉल्व करो। इट्स नॉट नेसेसरी इमीडिएटली वो याद करने के जाओ कि यार मैंने क्या पढ़ा था लक्ष्मीकांत में क्लास के नोट्स में। यही पे क्वेश्चन देखो, इमीडिएटली ऑप्शन चेक करो। अब चलो आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन से नहीं जाना है, देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रेसिडेंट। यस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है वो वापस उन्हें भेज नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो कितने दिन में साइन करना है उसके ऊपर कुछ कहा नहीं है। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल्स। सो सेकंड स्टेटमेंट सही है, यस, और थर्ड भी सही है, यस। आंसर ऑटोमेटिकली आता है 2 and 3। नाउ पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है फिर से बताता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन का ये पार्ट जो है ये 2023 में आया विथ लिटिल चेंजेस। दैट इटसेल्फ मींस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक तरह से किए, ठीक तरह से उसे समझा है, नॉट जस्ट आंसर्स, ठीक तरह से एक्सप्लेन किया क्यों कोई क्वेश्चन सही है, कोई स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो आप काफी क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पेपर आसान जा सकता है प्रीलिम्स का, ना कि सिर्फ मॉक टेस्ट पास करके। सो सबसे बेस्ट क्या रहेगा आपको? पीवाईक्यू हमेशा। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिसन केयरफुली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्टर इनटू 4 रैंक: कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। ऐसे मिनिस्टर होते हैं क्या? यस, लिसन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी को हम डिवाइड किस में करते हैं? कैबिनेट, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन डेप्यूटी मिनिस्टर। बट यहां पे आपको केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सुपरफिशियली ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा यस सर ये तो सारा हमने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में या बुक्स में पढ़ा है। बट आप यहां पे क्लियरली देखो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही वर्ड है और वह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इवन कैबिनेट वर्ड भी हमने ऑलरेडी देखा है क्लासेस में, एक ही आर्टिकल में आता है, वो है 352, और वो भी बाद में अमेंडमेंट करके 44th अमेंडमेंट करके उसे ऐड किया गया। दैट इटसेल्फ मींस पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन गवर्नमेंट में कितने होंगे इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर? इट शुड नॉट एक्सीड more than 15% of total number of members of Lok Sabha. Is it true? Yes, it is true. कौन सा अमेंडमेंट है ये? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्यों किया था? बिकॉज ऑब्वियसली लिमिट करना बहुत जरूरी था। सो 91st अमेंडमेंट एक्ट ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, वो क्लास में काफी बार किया है, तो वही पूछा गया है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है क्या? यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अगर स्टेटमेंट 2 सही है, 1 गलत है, तो आंसर विल बी बी 2 ओनली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा, मतलब स्पेशल पावर्स, कि भाई इसमें लोकसभा को एज है। 3 स्टेटमेंट्स है। पहला, टू रैटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर आप इमरजेंसी देखोगे आर्टिकल 352 वगैरह, तो उसमें क्लियरली लिखा है रैटिफाई करने के लिए आपको दोनों हाउस की परमिशन लगती है, दोनों हाउस की, लोकसभा एंड राज्यसभा, दैट टू इन इंडिपेंडेंट सिटिंग। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत। दूसरा, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, इट इज ट्रू। यस, ये काफी बार न्यूज में भी रहता है कि नो
कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा याद रखो, इट इज अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो कॉन्फिडेंस मोशंस के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 सही है क्या? यस, आंसर इज यस। थर्ड, टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर इम्पीच करना है तो आर्टिकल है 61, बट यहां पे भी आप बिल किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है। सो आंसर इज ओनली 2। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, with reference to anti-defection law, consider the following statement. पहला, the law specifies that nominated member cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. Now, anti-defection law काफी न्यूज में है, स्पीकर का रोल एंटी डिफेक्शन, इसलिए एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है क्या? यस। सो पहला स्टेटमेंट ऑब्वियसली क्या हो गया? गलत हो गया। शेड्यूल 10 अगर आप देखेंगे, शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कब ऐड किया था एंटी डिफेक्शन का? ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। मतलब किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार। सो इस तरह से अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम मोर इजी। मतलब यही अगर नेक्स्ट ईयर यूज किया जाता है स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल करके, तो आप अच्छी तरह से आंसर कर पाओगे। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड द डिफेक्शन केस। इज इट ट्रू? यस। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी तो ये केस चल ही रहा है। काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है एक साइड से कि स्पीकर डिसीजन नहीं ले रहा है, बट दूसरी साइड से ये भी है कि डिसीजन लेने के लिए कितना टाइम ही ये स्पेसिफाई भी नहीं है। सो डोंट यू थिंक क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं वो स्टैटिक और करंट दोनों अगर अच्छा करते हो तो स्कोर बढ़िया कर सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो आंसर विल बी बी 2 ओनली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। अब अटॉर्नी जनरल मतलब आर्टिकल कौन सा है? 76। प्लीज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है अटॉर्नी जनरल। मैं अटॉर्नी जनरल का वर्ड यूज कर रहा हूं। अटॉर्नी जनरल कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन होते हैं वो? लीगल एडवाइजर होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे कोर्ट्स में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाजू रख सकते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वो पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं? यस। उन्हें पार्लियामेंट के डिलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, उन्हें बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं होता। इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं। वोट कौन करेगा? जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वही। क्या अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं क्या? नहीं, दैट उन्हें अधिकार नहीं है। बट डोंट यू थिंक, अभी बार बार मैंने सिर्फ एक ही वर्ड यूज किया, वो था अटॉर्नी जनरल। नोवेयर मैंने सॉलिसिटर जनरल वर्ड यूज किया है। मतलब सॉलिसिटर जनरल को अलाउड है क्या? नहीं। सो ऑब्वियसली आधा सही आधा गलत। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार अटॉर्नी जनरल जो होते हैं जैसे ही सरकार रिजाइन करती है वो भी रिजाइन करते हैं। ये तो नॉर्मली हमने सुना है, देखा है, बट सुना देखा कन्वेंशन अलग होता है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है क्या? अगर थोड़ा भी क्लियरली आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेगा। बिकॉज अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि कोई भी सरकार हो आप इंडिपेंडेंटली काम करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मतलब यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत। सो अगर दोनों गलत है तो आंसर क्या आएगा? नाइदर 1 नॉर 2। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, with reference to the courts in India, consider following statements regarding writs. Now, writs कब इशू किए जाते हैं? writs आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अनुसार अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट कोई रिट मतलब आदेश जारी कर सकते हैं। कितने रिट्स है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड को वारंटो।
ना रीट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है आर्टिकल 32 के अंदर, और 226 के अंदर हाई कोर्ट को भी है। ऑब्वियसली हाई कोर्ट का व्यापक है, याद रखना। अब यहां पे जो क्वेश्चन है वो मैंडेमस के बारे में, मतलब नंबर 2 के रिट। ना मैंडेमस कब इशू किए जाते हैं पहले वो समझते हैं। मैंडेमस इज अ रिट इश्यूड बाय सुपेरियर कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, टू whom any person who is not performing his public duty, जो ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कर सकते हैं आप। सो ऑब्वियसली यहां पे मेरा सिंपल क्वेश्चन है, पहला है कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। ऐसे नहीं भाई, पब्लिक ड्यूटी है तो उसे करना ही पड़ेगा, मतलब पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सही या गलत? लेट अस सी। दूसरा, मैंडेमस विल नॉट लाई, लिसन केयरफुली, मैंडेमस विल नॉट lie against a company even though it may be a government company. Mandamus will not lie against a government company. अभी तो हमने कहा कि mandamus is a writ is issued if a person is not performing his public duty. So government company है, क्या उसके खिलाफ नहीं आ सकता? क्या आ सकता है? तो स्टेटमेंट 2 तो मुझे एब्सोल्युटली पता है कि वो गलत है। आप मुझे बताओ, नीचे ऑप्शन देखो, जहां जहां स्टेटमेंट 2 है उसे हटा दो, ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलता है C1 and 3। मतलब एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन और पिटिशनर कैन मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ को वारंटो। को वारंटो मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। सो को वारंटो के लिए ऐसा नहीं कि आप एग्रीव पर्सन ही होना चाहिए। दैट इटसेल्फ मींस स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। सो आंसर इज 1 and 3। आई होप क्लियर हुआ है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रिगार्डिंग डेप्यूटी स्पीकर, 4 स्टेटमेंट, ये थोड़ा ये साइड होता हूं। पहला स्टेटमेंट, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये सुनने से ही पता चलता है, ऑब्वियसली डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर के नीचे, तो पहले स्पीकर का होगा, फिर किसका होगा? डेप्यूटी स्पीकर। सो पहला स्टेटमेंट अगर सही है, दैट इटसेल्फ मींस मेरे नीचे के 2 ऑप्शन तो चले गए, राइट? अब दूसरा है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन, प्लीज, there is a mandatory provision that election of candidate of deputy speaker from Lok Sabha should be either from principal opposition party या ruling party। हमने लीडर ऑफ अपोजिशन सुना है, बट प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी आपने सुना है क्या? एक। दूसरा, ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन होता है ऐसा आपने कभी सुना है क्या? नहीं। दैट इटसेल्फ मींस ये गलत है, मैंडेटरी नहीं है। प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी तो हमने सुना नहीं, होता है लेकिन क्या लिखा हुआ है क्या? नहीं। दैट इटसेल्फ मींस 2 भी चला गया, और अगर 2 भी चला गया तो आंसर आता है 1 and 3। चलो ठीक है, एज यूजुअल आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन नहीं जाना है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डेप्यूटी स्पीकर व्हेन ही इज वर्किंग एज अ स्पीकर उसे सेम अधिकार होते हैं। यस भाई, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट करके एक्ट कर दे तो उन्हें भी तो सेम अधिकार होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो लॉजिकली भी प्रूव होता है, सही है। अब चौथा क्या है? इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस कि अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज इनिशिएटेड विद द मोस्ट स्पीकर एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। नहीं भाई, ये तो कोई कभी सुनने भी नहीं आया। सो आंसर इज 1 and 3। अगेन क्वेश्चन वाज सिंपल, क्यों आया? बिकॉज अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर हुआ या नहीं हुआ चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शेड्यूल एरियाज। ना अगर आप ठीक तरह से देखोगे 2023 में भी शेड्यूल एरियाज पे क्वेश्चन है, 2022 में भी शेड्यूल एरिया पे क्वेश्चन है। सो अगर आप ठीक तरह से एनालिसिस करते हैं, ठीक तरह से पेपर स्टडी करते हैं, तो पेपर क्रैक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल, मतलब 5th शेड्यूल के अंडर उसे लाता है, तो कौन सा कंसिक्वेंसेस बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है? मैंने बेस्ट था मतलब बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या है? 5th शेड्यूल मतलब मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ट्राइबल एरियाज एंड शेड्यूल एरियाज। नाउ कौन कौन से शेड्यूल से? 5th and 6th आर्टिकल इज 244। यहां पे स्पेसिफिक 5th शेड्यूल का क्वेश्चन है। पहला, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल, मतलब ट्राइबल का लैंड नॉन ट्राइबल का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक लगता है। दूसरा, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन दैट एरिया, बट ट्राइबल के एरिया में तो ट्राइबल हिल काउंसिल होता है, देन पिसू देखा है हमने, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा, दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी,
भाई ऑप्शन तो डिफिकल्ट देने का, किसी एरिया को शेड्यूल एरिया कहा तो क्या यूनियन टेरिटरी होता है क्या ऑटोमेटिकली? नहीं होता, तो ये कोई भी आंसर कर पाएगा। चौथा, जो स्टेट में ऐसे एरियाज है उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहा जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, तो आंसर इज ए। और वो लॉजिकल भी लगता है, क्योंकि ट्राइबल पीपल का लैंड नॉन ट्राइबल को मिलना चाहिए क्या? नहीं। सो ये प्रिवेंट करता है क्या? यस डेफिनेटली। सो ऑटोमेटिकली आंसर आता है ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये आप मॉडर्न इंडिया में भी ले सकते हैं या हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अनुसार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू टू सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर। नीचे में से कौन से रिजर्व सब्जेक्ट है? ना अगर आप ठीक तरह से देखेंगे, रिजर्व मतलब ऊपर के पास और ट्रांसफर मतलब स्टेट के पास। नाउ जस्टिस किसके पास जाएगा? लॉजिकली देखो, लैंड रेवेन्यू उस वक्त का इंपॉर्टेंस, पुलिस उस वक्त का इंपॉर्टेंस, डेफिनेटली। सो 3, 4 और 1 ये तो डेफिनेटली जाएंगे। सो 1, 3 एंड 4 वाला आंसर क्या है? ऑल 4 तो लिखा ही नहीं है। दैट इटसेल्फ मींस व्हेन यू चेक क्वेश्चंस एंड साइमल्टेनियसली ऑप्शन, आपका पेपर सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो लिखा ही नहीं है। और 1, 3, 4 तो डेफिनेटली रहेंगे ब्रिटिश पीरियड में, उनके पास रिजर्व सब्जेक्ट, और चारों का ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आंसर क्या आएगा? 1, 3 एंड 4, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में जाएगा। नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू क्रिप्स मिशन, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। सारे मेंबर नॉमिनेटेड कहा था क्या? नहीं, इलेक्टेड एंड कुछ नॉमिनेटेड। सो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain। मतलब कोई अगर नहीं चाहता कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना तो ब्रिटेन के साथ अलग एग्रीमेंट कर सकता है। यस, वो स्टेटमेंट सही है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, एक गलत है। सो ऑब्वियसली अगर स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, एक गलत है, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आंसर इज बी। सो अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग टी बोर्ड। ना क्यों लिया है? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडी। टी बोर्ड्स के बारे में 4 स्टेटमेंट्स है। पहला कि टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यस भाई, ये तो आंसर सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? यस, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ना टी बॉडी है, टी बोर्ड है, मतलब ये तो कमर्शियल हो गया, कॉमर्स हो गया मोस्टली, तो लॉजिक भी लगाओगे तो ये एग्रीकल्चर के अंडर जाएगा या कॉमर्स के अंडर? तो स्टेटमेंट 2 गलत है। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो ये चला गया। तीसरा, टी बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। अब कॉफी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, टी कहाँ है ज्यादा? दार्जिलिंग साइड वगैरह। सो बेंगलुरु में हो सकता है क्या? नहीं। सो स्टेटमेंट नंबर 3 भी चला गया। सो आंसर इज 1 एंड 4। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस इन दुबई एंड मॉस्को। यस, इट इज ट्रू। मतलब आप क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ो, लॉजिक लगाओ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करो, रीड इट केयरफुली, आंसर्स आते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में स्टेटमेंट्स है ना। आयुष्मान भारत मिशन काफी अच्छा है। 3 स्टेटमेंट ये। पहला कि पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट। ना कोई भी मिशन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कंपलसरी करेगा या वॉलंटरी? वॉलंटरी मोस्टली होता है, तो मस्ट रहेगा, तो पहला स्टेटमेंट तो चला गया, ये तो गलत ना। पहला गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली आंसर ही मिल जाता है 3 ओनली। ऑटोमेटिकली आंसर ही मिल जाता है 3। मतलब आप क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ो, स्टेटमेंट देखो ठीक तरह से ना। यू में से कि सर नहीं करना, ये मेथड से नहीं जाना है, ठीक है भाई, नहीं जाते, बट पहला गलत है, इतना तो क्लियर हो गया। दूसरा, आयुष्मान भारत का एम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। एवरी सिटीजन को पार्ट होने को बोलेगा क्या? नहीं, मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरा, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। यस, ये सही है, मतलब वैसे पढ़ के भी आंसर कर सकते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से भी आंसर आ जाता है। नाउ दिस फिनिशेस योर जीएस पॉलिटी प्रीलिम्स 2022 पेपर आंसर की विद एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट मिलते हैं 2021 के पेपर में।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।